साथियों, आज हम भीष्म साहनी और उनकी प्रसिद्ध कहानी चीफ की दावत का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम चीफ की दावत पर विचार करें, थोड़ी चर्चा हम कहानी की करेंगे, फिर साहनी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा होगी और तत्पश्चात चीफ की दावत पर हम विचार करेंगे। कहानी भारतवर्ष की एक पुरानी लोक प्रचलित और लोकप्रिय विधा है। हमारे देश में इसकी परंपरा वेद एवं पुराण काल से चली आ रही है। धर्मसूत्रों तथा जातक ग्रंथों में भी इसका बीज रूप मिलता है। कुछ विद्वानों ने आधुनिक हिंदी कहानी का मूल स्रोत प्राचीन कथा साहित्य को माना है, तो कुछ ने इसे आधुनिक काल की देन कहा है। जो भी हो, कहना और सुनना मनुष्य का स्वभाव रहा है और इसी सुनने और कहने के चलन के कारण कहानी आज साहित्य की लोकप्रिय विधा के रूप में स्थापित है। डॉक्टर जगदीश यादव ने अपनी संपादित पुस्तक हिंदी कथा साहित्य की भूमिका में कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा है, कहानी जीवन के सत्य, सुंदर एवं महत्वपूर्ण क्षणों का चित्र प्रस्तुत करती है, जिससे सुनकर पढ़कर श्रोता अभिभूत हो उठता है। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि कहानी वह स्वतः स्फूर्त रचना है जिसमें प्रभावों वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं का आवश्यक परंतु कुछ कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन हो। हिंदी के कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने कहानी पर प्रकाश डालते हुए उसकी विशेषताओं को बताया है। वे कहते हैं कि चरित्रों का निर्माण कहानी के अनुकूल किया जाए। यह जरूरी नहीं कि किसी मनोरंजक घटना को कहानी का आधार बनाया जाए। जरूरी यह है कि उसमें मनोवैज्ञानिक क्लाइमेक्स हो। वे अन्यत्र लिखते हैं, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शन करना ही लेखक का उद्देश्य रखता है। उसका चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। वह एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल, बेल बूटे लगे हुए हों, बल्कि वह गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। डॉक्टर श्यामानंद प्रसाद सिंह के अनुसार कहानी हमारे जीवन के किसी एक विशिष्ट क्षण की अभिव्यक्ति है। हम कह सकते हैं कि कहानी जीवन के किसी क्षण की ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें मन का सूक्ष्म विश्लेषण होता है, जिसमें मानव के मनोभावों, प्रेम, घृणा, श्रद्धा, विश्वास, कुंठा, आक्रोश, तनाव, पीड़ा, सुख एवं उसकी संवेदनाओं का चित्रण होता है। कहानी मानव जीवन की जटिलता, उसकी क्रूरता, उसकी यातना, उसकी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं, उसकी स्थिति एवं उसकी चुनौतियों को खुले एवं सहज रूप से पूर्ण यथार्थता के साथ प्रस्तुत करती है। हिंदी कहानी को जिन कहानीकारों ने अपनी कहानियों से समृद्ध किया है, उसमें चंद्र शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सुदर्शन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, राजेंद्र यादव, शिवानी, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु, उषा प्रियंवदा, भीष्म साहनी आदि प्रमुख हैं। भीष्म साहनी प्रेमचंद, यशपाल, निराला और रेणु की परंपरा के कहानीकार हैं। भीष्म साहनी प्रगतिशील परंपरा के मूर्धन्य कथाकार माने जाते हैं। नई कहानी लेखकों में भीष्म साहनी का नाम अग्रगण्य है। साहनी जी अपनी कहानियों में निम्न एवं मध्य वर्ग के जीवन को बहुत सहजता के साथ रखते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में मध्य वर्ग की स्थिति निम्न वर्ग, मध्य वर्ग एवं उच्च वर्ग के बीच की आर्थिक असमानता तथा उसकी खराब दशा का भी वे सजीव चित्रण करते हैं। सांप्रदायिकता के खतरे से भी
वे अपनी कहानियों के माध्यम से हमें आगाह करते हैं। साहनी जी की कहानियों में कथानक सामाजिक होता है। मध्य वर्ग की खरी और सटीक पहचान, मध्य वर्ग के एक एक तेवर, मध्य वर्ग के सभी दुर्गुण, मध्य वर्ग के गुण, मध्य वर्ग के मूल्यों की टकराहट, मध्य वर्ग का आक्रोश, उसकी कुरूपता तथा उसके खोखलेपन की गहरी पहचान साहनी जी को है। इनकी कहानियों में उच्च मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग दोनों के जीवन का सजीवता से चित्रण हुआ है। आधुनिक नौकरशाह, पूंजीपति, बाबू वर्ग तथा शोषक एवं शोषितों के बीच के द्वंद्व को भी इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से चित्रित किया है। हिंदी के ऐसे मूर्धन्य प्रगतिशील कहानीकार भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ था। रावलपिंडी वर्तमान में पाकिस्तान का अंग है। इनका देहावसान 11 जुलाई 2003 को हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई। अंग्रेजी और उर्दू की शिक्षा उन्होंने लाहौर से प्राप्त की। उन्होंने वहां से अंग्रेजी में एमए किया, फिर पीएचडी की। साथ ही साथ वे भारतीय जननाट्य संघ इप्टा से भी जुड़े हुए रहे। उन्होंने इप्टा के कई नाटकों में अभिनय भी किया। अपने अध्यापन के बाद वे बंबई आए तथा फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाना प्रारंभ किया, परंतु अपने बड़े भाई बलराज साहनी की तरह वे फिल्मों में स्थापित नहीं हो पाए। फिल्मी दुनिया से लौटकर उन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। प्रारंभ में वे अंबाला कॉलेज में अध्यापक बने और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में वे अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं देने लगे। अपने अध्ययन और अध्यापन के क्रम में उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, अरबी, पंजाबी तथा रूसी भाषा का भी अध्ययन किया और इन भाषाओं के अच्छे जानकार के रूप में वे जाने जाने लगे। हिंदी कहानी, नाटक, उपन्यास तथा अनुवाद के रूप में उन्होंने कई रचनाएं देकर हिंदी को समृद्ध किया। उन्होंने हानूस, कबीरा खरा बाजार में तथा माधवी जैसे लोकप्रिय नाटक लिखे। मैया दास की मारी, कुंतो तथा तमस जैसा उपन्यास लिखा। उन्होंने भाग्य रेखा, पहला पाठ, वांगचू की शोभा यात्रा जैसी कहानी संग्रहों से हिंदी को समृद्ध किया। साहनी जी का पहला कहानी संग्रह भाग्य रेखा 1953 में आया और उनका दूसरा कहानी संग्रह पहला पाठ 1957 में प्रकाशित हुआ। इसी पहला पाठ कहानी संग्रह की पहली कहानी है चीफ की दावत। साहित्य जगत में भीष्म साहनी की पहचान तथा उनकी लोकप्रियता इसी कहानी चीफ की दावत के माध्यम से हुई। यह कहानी उनकी बहुचर्चित कहानी है। इस कहानी में प्रमुख पात्र शामनाथ तथा उसकी बूढ़ी मां है। अन्य पात्रों में शामनाथ की पत्नी, उसका बॉस चीफ तथा चीफ की पत्नी एवं उसके साथ आए हुए मेहमान हैं। चीफ की दावत कहानी में उन्होंने कहानी के प्रमुख पात्र शामनाथ के माध्यम से मध्यवर्गीय जीवन को, उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाया है। मध्यवर्ग के जीवन के अंतर विरोधों, मध्यवर्ग की अवसरवादिता तथा संवेदनहीनता को इस कहानी के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। मध्यवर्ग में वर्तमान में व्याप्त झूठी प्रदर्शन प्रियता, आडंबर और मूल्यों के पतन को भी उन्होंने दिखाया है। अपने ही परिवार के बड़ों के प्रति घृणा का भाव तथा पश्चिम की सभ्यता का अंधानुकरण को भी इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने वर्तमान में शिक्षित पीढ़ी द्वारा किए जा रहे अपने माँ बाप, अपने बड़े बुजुर्गों की उपेक्षा को इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है।
नौकरी में पदोन्नति पाने के लिए अपनी मां की उपेक्षा तथा उसका तिरस्कार नई पीढ़ी किस प्रकार करती है। चीफ की दावत का सामनाथ इसका जीता जागता उदाहरण है। औद्योगिक विकास के साथ मध्य वर्ग का भी विकास हुआ है तथा माता पिता ने कष्ट सहकर संतानों को पढ़ाया है और जिसके कारण निम्न वर्ग का व्यक्ति सामनाथ भी पढ़ लिख कर नौकरी पा जाता है। वह जल्दी ही अपने को उच्च वर्ग में शामिल करना चाहता है। वह उस नींव को भूल जाता है जिसने उसे इस योग्य बनाया है। वह सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जीना चाहता है। उसके लिए मां एक फालतू वस्तु हो गई है। उसके लिए मां की कोई उपयोगिता नहीं है। सामनाथ एक दफ्तर में नौकरी करता है तथा नौकरी में पदोन्नति पाने हेतु अपने विदेशी अमरीकी चीफ की खुशामद करता है तथा उसे अपने घर पर दावत पर आमंत्रित करता है। इसके लिए वह और उसकी पत्नी अपने घर को करीने से सजाते हैं। एक एक सामान की साफ सफाई होती है, संपूर्ण घर की साफ सफाई होती है तथा सामान को यथास्थान सुसज्जित किया जाता है। घर के अनुपयोगी सामान को या फालतू सामान को अलमारी अथवा पलंग के नीचे छुपाया जाता है। इसी बीच उसको लगता है कि मां का क्या होगा। मां उसे फालतू वस्तु लगती है। वह उसकी नजर में उस पूरे कचरे की तरह है जिसे वह छिपाना चाहता है। आधुनिक कहानी में आधुनिक दिखने की चाह में सामनाथ इतना स्वार्थी हो गया है कि मां के साथ उसका रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। वर्तमान समय में परिवार के बूढ़े बुजुर्गों की जो उपेक्षा हो रही है उसे इस कहानी में बखूबी सामनाथ और उसकी मां के माध्यम से दिखाया गया है। सामनाथ की पत्नी मां को सहेली के पास भेजना चाहती है पर सामनाथ नहीं चाहता कि पड़ोस की बुढ़िया का आना जाना फिर से उसके घर प्रारंभ हो जाए। वह कई विकल्पों पर अपनी पत्नी के साथ चर्चा करता है और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मां अपनी कोठी में बैठी रहे। वह मां को सफेद सूट पहनने को कहता है। वह मां को आदेश देता है कि कुर्सी पर टांग ऊपर करके नहीं बैठना, नंगे पांव नहीं घूमना, जल्दी सो नहीं जाना। वह सोने से मना इसलिए करता है कि मां के खर्राटे की आवाज दूर तक जाती है। वह बूढ़ी मां की असमर्थता तो समझता दूर उस पर क्रोधित भी होता है। मां को जब वह कुछ गहने पहनने के लिए कहता है तो मां असमर्थता जताते हुए कहती है, सहज ही मां कहती है, बेटा गहने तो तेरी पढ़ाई में बिक गए। सामनाथ को यह बात तीर की तरह चुभती है। मां का सहज वात्सल्य उसे समझ में नहीं आता। कह उठता है, जितना दिया था या दिया है उससे दुगुना ले लेना। जिस मां ने अपना संपूर्ण जीवन जिस बेटे के लिए समर्पित कर दिया, सामनाथ उसका मूल्य पैसे से तोलता है। पूंजीवादी व्यवस्था में मनुष्य की सोच सिर्फ अर्थ तक सिमट कर रह जाती है। सामनाथ के चरित्र के माध्यम से साहनी जी ने इसे स्पष्ट किया है। वह मां को चेतावनी देता है कि साहब के आने के बाद वह उनसे सलीके से बात करे। साहब जो पूछे उसका ठीक ठीक जवाब दे। मां असमंजस में है कि वह विदेशी चीफ से कैसे बात करेगी। इधर अमरीकी साहब अपनी पत्नी के साथ पधारते हैं। उसके साथ कुछ और मेहमान भी हैं। दावत प्रारंभ होता है। भीष्म साहनी लिखते हैं कि एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक्स कामयाबी से चल जाए। पीने पिलाने का दौर 10:30 बजे खत्म हो जाता है और सभी नशे में झूमते हुए बाहर लॉन में खाना खाने निकलते हैं। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाता चलता है और उसके पीछे साहब
तथा अन्य लोग आते हैं। परंतु अचानक सामनाथ की नजर कुर्सी पर दोनों पांव धरे खर्राटा लेती हुई मां पर पड़ जाती है। वो घबरा जाता है कि अब क्या होगा। सभी मेहमान असंवेदनशील होकर मां की स्थिति पर हंसने लगते हैं। चीफ भी कह उठता है, पुअर डियर, लेकिन वह मुस्कुराकर मां को नमस्ते कहता है। कम से कम साहब में थोड़ी संवेदना बची हुई है। चीफ मां से दायां हाथ मिलाने के लिए आगे करता है, पर मां दाएं हाथ में माला होने के कारण बायां हाथ आगे कर देती है। चीफ मां का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, हाउ डू यू डू। सामनाथ कहता है, मां साहब पूछ रहे हैं, और किसी तरह सामनाथ के कहने पर मां हाउ डू कह पाती है। सामनाथ कहता है, मां गांव की है। जो ही सामनाथ यह कहता है कि मां गांव की है, कहे जाने पर साहब कहता है उसे गांव बहुत पसंद है और साहब मां से लोकगीत सुनना चाहता है। सामनाथ मां से टप्पा गाने को कहता है, पर मां बहुत कहने पर सब चाहते हुए एक पुराने विवाह गीत की 3 पंक्तियां गाती हैं। तालियां बजने लगती हैं। साहब को मां का गीत जो पसंद आ गया है। जो सामनाथ अपने पश्चिमी आचरण और दिखावे से साहब को आकर्षित न कर सका, वह साहब मां के लोकगीत से सहज आकर्षित हो गया। साहब गांव की फुलकारी कला, एक प्रकार के पंजाब का हस्तशिल्प, देखकर भी आकर्षित होता है। सामनाथ साहब को मां के हाथ की बनी हुई फुलकारी भेंट करने की पेशकश करता है। वह साहब को फुलकारी देना चाहता है, पर मां उसे बनाने में असमर्थता जताती है। वह कहती है, अब बुरी आंखें क्या देखेंगी, पर सामनाथ को मां की व्यवस्था से क्या लेना देना। उसे तो साहब को प्रसन्न करना है। साहब खुश होगा तो तरक्की देगा। यहाँ सामनाथ के माध्यम से मध्य वर्ग की स्वार्थपरता और उसकी महत्वाकांक्षा एवं संवेदनहीनता तथा व्यक्ति की मूल्यहीनता को साहनी जी ने दिखाया है। खैर, पार्टी समाप्त होती है। मेहमान चले जाते हैं। वातावरण निस्तब्ध है। मां अपने कमरे में बैठे बैठे आंखें फाड़ कर दीवालों को देख रही है। वह अपने को विवश और असहाय समझ रही है। अचानक सामनाथ मां को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। मां को लगता है कि कहीं कोई उससे भूल तो नहीं हो गई, पर सामनाथ कहता है कि ओ मां, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब इतने खुश हुए कि क्या कहूं, पर मां अब बेटे के घर घुटन महसूस करती है। वो बेटे से हरिद्वार भेज देने का आग्रह करती है। सामनाथ फिर तिलमिला उठता है। वह कहता है, मां, तुमने कौन सा राग छेड़ दिया? तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? सामनाथ कहता है, क्या तुम मेरी बदनामी चाहती हो? तुम मेरी पदोन्नति नहीं चाहती हो? क्या तुम अपने हाथों से फुलकारी नहीं बनाओगी? बेटे की तरक्की की बात सोचकर मां हरिद्वार जाने का इरादा छोड़ देती है और कहती है, जैसा बनेगा बेटा वैसा बना दूंगी। और मां अपने दिल से बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगती है। कहानी के तत्वों की दृष्टि से हम यदि इस कहानी को देखें तो चीफ की दावत एक उत्कृष्ट तथा एक सफल कहानी है। कहानी का शीर्षक चीफ की दावत पूर्णतया सार्थक एवं उपयुक्त है, क्योंकि पूरी कहानी चीफ के इर्द गिर्द घूमती दिखाई पड़ती है। कहानी की संवाद योजना बहुत प्रभावी है। कहानी का संवाद रोचक एवं कुतूहल से भरा हुआ है। कहानी में संवाद संक्षिप्त हैं पर बड़े स्वाभाविक हैं। उदाहरणार्थ एक संवाद देखा जा सकता है। मां और सामनाथ के मध्य के संवाद का एक चित्र देखिए। सामनाथ कहता है, मां, खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, नहीं वह खराऊ पहनकर सामने आना। मां चुप रही। फिर सामनाथ पूछता है, कौन से कपड़े पहनोगी मां? मां कहती है, जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। चीफ की दावत कहानी की भाषा मिश्रित है। कहानी में उर्दू और पंजाबी दोनों के शब्दों का सम्यक प्रयोग हुआ है। कहानी पंजाबी परिवेश की है।
अतः इसमें पंजाब का सांस्कृतिक वैभव लोकगीतों तथा लोक कलाओं के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। पंजाब के लोकगीतों तथा पंजाब की दस्तकारी कला के प्रदर्शन के कारण इस कहानी में पंजाब का परिवेश बहुत प्रबलता के साथ उभर कर सामने आया है। कहानी में फूलों की कढ़ाई अर्थात फुलकारी को ही देखकर विदेशी साहब मुग्ध होता है। लोक कलाएं किसी भी सभ्यता के महत्व को रेखांकित करती है। यह कहानी पंजाबी लोक कला और लोक संस्कृति को उभार कर हमारे सामने रख देती है। यह कहानी आधुनिक युवकों की स्वार्थपरता तथा उच्चाकांक्षा को लेकर लिखी गई है, जिसे प्रदर्शित करने के उद्देश्य में साहनी जी पूर्णतया सफल हुए हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो यह कहानी पारिवारिक मूल्यों में आई गिरावट को दर्शाती है, तो दूसरी ओर आधुनिकता के आडंबर से भरे हुए समाज को यह धता भी दिखाती है। मां की ममता और मां अथवा परिवार के लोगों अथवा अपनी पुरानी पीढ़ी के उदारता को भी हमारे सामने रखती है। ये कहानी हमें अपनी परंपरा की रक्षा का भी संदेश देती है। आखिर जिस लोकगीत और लोक कला से साहब रीझता है, वह कला ही सामनाथ के तरक्की का माध्यम बनती है। यह कहानी मानवीय एवं पारिवारिक रिश्ते को भी रेखांकित करती है कि हम कितना भी पश्चिम का अंधानुकरण करें, पर अपनी परंपरा, अपने सगे संबंधियों के निस्वार्थ प्रेम को हम महत्व दें। हम अपने माता पिता के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। अपनी परंपरा को त्याग कर क्षुद्र स्वार्थ के लिए पश्चिमी सभ्यता का अंधानुक्रमण न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।